नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे, अगर आप बीएड कर रहे हैं, डीएड कर रहे हैं, या बीटीसी, सी टेट या टेट या फिर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों ये आज का जो टॉपिक होगा, पावलाव का सिद्धांत। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कि आपको हर एक टीचिंग लाइन का जो भी एग्जाम होगा, या डीएड कर रहे हैं या बीटीसी कर रहे हैं, उसमें भी पावलाव के सिद्धांत से एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आइए वीडियो हम शुरू करते हैं और देखते हैं पावलाव के सिद्धांत को। तो पावलाव के सिद्धांत को सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला आपके लिए सी टेट के लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलाव महोदय ने दिया था। ठीक है, अब हम लोग पावलाव महोदय के बारे में कुछ पॉइंट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि पावलाव क्या थे, कहाँ के वैज्ञानिक थे, क्या क्या इनके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी हम लोग लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अनु सॉरी पावलाव। पावलाव रूसी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, पहला पॉइंट हम लोग देख लिए कि पावलाव कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे। ये भी सी टेट के मायने में आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पावलाव एकमात्र मनोवैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, सी टेट में बहुत लगभग आया ही क्वेश्चन है, एक बार आया हुआ है कि वो मनोवैज्ञानिक कौन है। यहाँ आपको सी टेट में क्वेश्चन मिल जाएगा कि मनोवैज्ञानिक वो कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, इसको आप लोग देख लीजिएगा, पुरस्कार है। ठीक है, तो ये किसको मिला है, एकमात्र मनोवैज्ञानिक है पावलाव। ठीक है, पावलाव ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दूसरा देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन इनका कि इन्होंने पावलाव महोदय ने किस पर शोध किया था, किस पर प्रयोग किया था। तो पावलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। जैसे आप लोग इसके पहले क्वेश्चन आप लोग देख चुके हैं, जो स्किनर महोदय थे। ठीक है, स्किनर महोदय ने किस पर प्रयोग किया था, तो चूहे और कबूतर पर। ठीक है, किस पर, चूहे और कबूतर पर। उसी तरीके से थॉर्नडाइक का भी हम लोग देखे थे। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था, तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली और मछली पर। ठीक है, एक बिल्ली थी और मरी हुई मछली थी। तो ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से आप लोग समझिएगा। और पावलाव जो थे वो किस पर प्रयोग किए थे, तो वो कुत्ते पर प्रयोग किए थे। एक और यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि पाचन क्रिया पर, ठीक है, पाचन क्रिया पर किसने शोध किया था, तो पाचन क्रिया पर पावलाव ने शोध किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट पावलाव के महोदय के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पावलाव को अनुबंधन के जनक कहा जाता है। यानी यहाँ पर आप लोग देखिए, अनुबंधन जो है, अनुबंधन के जनक, तो अनुबंधन के जनक कौन है, तो पावलाव है। अब हम लोग देखेंगे पावलाव के सिद्धांत के नाम, यानी जो पावलाव के अनुबंधन के जो सिद्धांत है उसको किस किस नाम से जानते हैं। जब तक ये आप नहीं जानिएगा तो आपको एग्जाम में 2-3 सिद्धांत दे देगा और पूछेगा कि इसमें से कौन से पावलाव के सिद्धांत हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए पावलाव के जो सिद्धांत हैं, उसमें पहला आता है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, पहला क्या आता है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। उसके बाद आता है अनुबंधन सिद्धांत। तीसरा नंबर पर देखेंगे अनुकूलन का सिद्धांत। चौथा है क्लासिकल थ्योरी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्लासिकल थ्योरी। एग्जाम में पूछता है कि क्लासिकल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है, तो क्लासिकल थ्योरी पावलाव महोदय के द्वारा दिया गया है। ये अनुबंधन जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है उसी का एक नाम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखेंगे अधिगम का प्राचीन सिद्धांत या परंपरागत सिद्धांत, ये कौन दिए हैं, ये भी पावलाव महोदय दिए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार का सिद्धांत या इस प्रकार की थ्योरी, एस टाइप थ्योरी। ठीक है, अभी हम लोग आर टाइप थ्योरी पढ़े थे कहीं, इसके पहले वीडियो में हम देखे थे आर टाइप थ्योरी स्किनर महोदय के द्वारा। ठीक है, स्किनर महोदय ने, जो स्किनर महोदय थे वो आर टाइप थ्योरी दिए थे। ठीक है, कौन टाइप दिए थे, आर टाइप थ्योरी दिए थे। कौन दिया था, ये स्किनर। स्किनर। लेकिन एस टाइप की थ्योरी किसने दिया है, तो एस टाइप की थ्योरी पावलाव ने दिया है। कौन दिया है, पावलाव।
पावलोव महोदय ने दिए हैं। ये स्किनर महोदय जो थे वो रिस्पांस को सरोपर माने हैं, ठीक है, जबकि पावलोव जो हैं वो क्या माने, स्टिमुलस यानी उद्दीपक, क्या किसको, उद्दीपक, उद्दीपक को सर्वश्रेष्ठ माने हैं, सबसे महत्वपूर्ण माने हैं उद्दीपक को, जबकि स्किनर रिस्पांस को माने हैं कि ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण रखता है, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि आर टाइप थ्योरी किनके द्वारा दी गई है, तो आर टाइप की थ्योरी स्किनर महोदय के द्वारा दी गई है, जबकि एस टाइप की थ्योरी पावलोव महोदय के द्वारा दी गई है, ठीक है। तो पावलोव जो थे वो किस पर प्रयोग किए थे, कुत्ते पर प्रयोग किए थे। क्या किए थे इसको हम लोग देखेंगे, लेकिन ये वीडियो देखने से पहले, ये पावलोव महोदय के सिद्धांत को, प्रयोग को देखने से पहले आपको एक बात हम बता देना चाहते हैं कि अगर आप स्किनर के सिद्धांत और थॉर्नडाइक के सिद्धांत को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, आप जा करके स्किनर के सिद्धांत को, थॉर्नडाइक के सिद्धांत को तथा इनके प्रयोग को आप जरूर देखें, क्योंकि जो ये सिद्धांत होगा ये सबका सिद्धांत लगभग मिलता जुलता सेम आपको मिलेंगे। अगर आप इन सभी के सिद्धांतों को ध्यान से नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तो आपको बहुत कठिनाइयां होंगी। तो दोस्तों उस वीडियो को आप जरूर देखें। आइए आप देखते हैं पावलोव का कुत्ते पर प्रयोग। पावलोव महोदय ने सबसे पहले क्या किया कि एक भूखे हुए कुत्ते को, ठीक है, एक भूखा हुआ कुत्ता था, उसको उसने रस्सी में बांध दिया, ठीक है, क्या किया, रस्सी से उस कुत्ते को बांध दिया। उसके बाद उस कुत्ते के सामने भोजन रख दिया गया। क्या रख दिया गया, भोजन रख दिया गया। जैसे ही भोजन रखा गया कुत्ते के मुंह से क्या हो गया, लार टपकने लगा। उसके बाद तुरंत उसके बाद घंटी भी बजाई गई, ठीक है, क्या हुआ, घंटी भी बजाई गई। अब ये प्रतिक्रिया जो क्रिया था रोज रोज दोहराने के बाद कुत्ते के सामने भोजन रखा जाता था, उसके बाद घंटी बजाया जाता था, कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगता था। ये क्रिया बार बार करने के बाद अब क्या था कि भोजन न दे करके कुत्ते के सामने केवल घंटी बजाया गया, तो क्या हुआ, कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगा। तो जो ये क्रिया हुई, ठीक है, जो ये कुत्ता था और ये भोजन था, या भोजन या घंटी कह सकते हैं, इसके बीच जो अनुक्रिया हुई उसे अनुबंधन कहते हैं, ठीक है। कुत्ता और भोजन के बीच में जो सहचर्य स्थापित हुआ उसे ही अनुबंधन कहते हैं। यहाँ देखिए वही चीज लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि जब घंटी बजी तो कुत्ते के मुंह में लार की वृद्धि होती है। पावलोव ने कुत्ते को रस्सी से बांध कर रखा था, यानी जो कुत्ता था उसको रस्सी से बांध करके रखा गया था और घंटी बजाया गया, उसको भोजन दिया गया। यानी जैसे ही भोजन रख करके घंटी बजाया जाता था कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगता था। तो एक चीज इसमें से गायब कर दिया गया, भोजन को हटा दिया गया, केवल घंटी भी जब बजाई जाती थी तो कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगता था, ठीक है। अब आगे देखिए, पावलोव ने अपने सिद्धांत का आधार अनुबंधन को माना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अनुबंधन को ये बहुत महत्वपूर्ण माने हैं, यानी जो ये कुत्ता था, ठीक है, ये कुत्ता, इस बीच में यहाँ घंटी हुई, ठीक है, घंटी, ये कुत्ता और घंटी के बीच में जो अनुक्रिया हुई, जो ये क्रिया हो रही है वही क्या है, अनुबंधन है, ठीक है। अब यहाँ आगे देखिए, अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच एक सहचर्य स्थापित हो जाता है। यानी यहाँ पर देख सकते हैं कि ये घंटी क्या है, उद्दीपक, थोड़ा सा समझिएगा, उद्दीपक है, उद्दीपक यानी एस है, और क्या है, कुत्ता क्या कर रहा है, ये अनुक्रिया कर रहा है, क्या कर रहा है, ये अनुक्रिया कर रहा है यानी क्रिया कर रहा है। और इन दोनों के बीच की जो क्रिया होती है वही क्या है, वही सहचर्य है, वही क्या है, वही सहचर्य है, सहचर्य स्थापित किया गया वही चीज है। अब आगे देखिए, पावलोव के सिद्धांत में घंटी के माध्यम से लार का आना एक अस्वाभाविक क्रिया है, अतः घंटी एक अनुकूलित अनुबंधित अस्वाभाविक उद्दीपक कहलाता है। यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपको पूछ देगा कि अस्वाभाविक क्रिया पावलोव के सिद्धांत में अस्वाभाविक क्रिया क्या है, तो वो घंटी का बजना,
ठीक है, घंटी का बजना अस्वाभाविक क्रिया है, जबकि इसमें जो भोजन दिया गया, कुत्ते के सामने जो भोजन रखा गया, वो भोजन क्या है, तो वो स्वाभाविक क्रिया है। घंटी एक कृत्रिम उद्दीपक है, जबकि भोजन कृत्रिम उद्दीपक है। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए कि जैसे घंटी है, घंटी देखा जाए तो घंटी से उसको भूख नहीं मिटेगी, घंटी से उसकी भूख नहीं मिटेगी, लेकिन जैसे ही घंटी बजता था वो यही सोचता था कि अब हमें भोजन मिलेगा, तो ये कृत्रिम उद्दीपक हो गया, लेकिन भोजन जो मिल जाता था उसको वो कृत्रिम उद्दीपक के रूप में अपना उसको प्राप्त होता था। अब देखिए यहाँ पर वही चीज है, जबकि भोजन के आने के बाद लार को स्वाभाविक क्रिया कहेंगे, यानी भोजन देखने के बाद जो लार आता था उसे स्वाभाविक क्रिया कहेंगे। अब देखिए इस सिद्धांत को पढ़ने का आपको शिक्षा में महत्व क्या है, आखिर इस सिद्धांत को हम क्यों पढ़ें, ठीक है। लेकिन आप बीएड कर रहे हैं, टीचर बनने जा रहे हैं, तो ये टीचिंग लाइन में इस सिद्धांत का क्या मतलब है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि घंटी बजने पर छात्रों द्वारा प्रेयर के लिए पंक्ति में खड़ा हो जाना अनुबंधन कहलाता है। यानी जैसे ही आप लोग देखे होंगे, जैसे ही घंटी स्कूल में बजती है, जैसे ही घंटी बजती है तो बच्चे प्रेयर के लिए जो खड़ा हो जाते हैं, और प्रेयर के लिए जो खड़ा होते हैं और घंटी के बीच में जो सहचर्य स्थापित होता है, वही उद्दीपक अनुक्रिया होता है, वही सहचर्य होता है, ठीक है। अब देखिए इसको एक और उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे। विद्यालय की घंटी बजने पर छात्रों द्वारा बैग बंद करना अनुबंधन कहलाता है, ठीक है। यानी यहाँ पर बस्ता बंद करना, बस्ता को बंद करना और यहाँ घंटी, जैसे ही घंटी बजती है, ठीक है, छुट्टी की जैसे ही घंटी बजती है वैसे बच्चे अपना बस्ता को बंद करने लगते हैं। तो ये घंटी और बस्ता बंद करने के बीच का जो क्रिया है, यही क्या है, यही सहचर्य अनुबंधन कहलाता है, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तथा चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।